नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीकाकरण करा सकेंगे। इसके लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन होना है। इस काम के लिए आज शाम 4 बजे से पोर्टल खुले, लेकिन पोर्टल क्रैश कर गया। ज्यादातर लोगों की शिकायत यही रही कि अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वो करवा ही नहीं पाए। फिर भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज करीब 80 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण हो गया। हालांकि आखिरी 3 घंटों में ही हो पाया। सूत्रों के मुताबिक 1 मिनट में 27 लाख तक हिट आ रहे थे, जिसकी वजह से सिस्टम में दिक्कत हो गई। अब सवाल यह है, जब पंजीकरण का यह हाल है तो जब लोग टीका लगवाने आएंगे तो क्या हाल होगा? सरकार के मुताबिक फिलहाल राज्यों के पास पर्याप्त वैक्सीन है। महाराष्ट्र के पास करीब 5 लाख, उत्तर प्रदेश के पास करीब 13, दिल्ली के पास 4.5, गुजरात के पास लगभग 6, कर्नाटक के पास करीब 3.5, छत्तीसगढ़ के पास लगभग 3 से थोड़ा सा ज्यादा। इतनी वैक्सीन है, इतने टीके हैं, लेकिन ये टीके कितने दिन चलेंगे? दूसरा सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उसमें लिखा है कि हम 3 लाख टीके रोज दे सकते हैं। हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 25-25 लाख टीकों का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन भारत बायोटेक कह रहा है कि 3 महीने में वो ये टीके दे पाएंगे। पूरे देश में 150 से 200 करोड़ टीके चाहिए। इतने टीके ये कंपनियां बना नहीं पाएंगी। उन्होंने फिर यह सवाल उठाया है कि एक देश में टीकों के अलग अलग दाम क्यों होने चाहिए? और महाराष्ट्र में जारी है लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। आप जानते हैं 15 दिनों के लिए ये बढ़ाई गई हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों ने 15 मई तक पाबंदियां बढ़ाने का सुझाव दिया है। अभी सुझाव, अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। एक जरूर है कि 30 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था उसको सभी मंत्रिमंडल के सदस्य ने एक आवाज में कहा है कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए। अभी 15 दिन तक तो एक्सटेंड जरूर होगा अगर हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करेंगे। अगर हम जो भी रूल्स इशू किए गए हैं उसके अनुसार हम हमारा पूरा वर्तणूक रहेगा तो 100% इसको कवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि आपने सुना, ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री थे राजेश टोपे। इन्होंने आज ये भी कहा कि 18 पार वाले सभी लोगों को टीके मुफ्त में लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि टीकों की कमी के चलते स्पुतनिक से भी बातचीत चल रही है। जो टीकाकरण होने वाला है वो टीकाकरण महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए मुफ्त करने का है। यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें 6,500 करोड़ रुपया खर्चा आने वाला है। उसको मान्यता आज राज्य सरकार के कैबिनेट ने दी है। सवाल सिर्फ है कि हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और इसलिए इंपोर्ट भी वैक्सीन करना पड़ता है, तो हम करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। तो स्पुतनिक से भी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। अभी ये अगर चर्चा फाइनलाइजेशन होती है तो 3 वैक्सीन को लेकर हम टीकाकरण महाराष्ट्र की जनता का करने जा रहे हैं। और दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर के खुले हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन यहां हालात बहुत खराब है। बेड खाली हैं, लेकिन दाखिला नहीं हो रहा क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। कर दिया आप लोग भी हमारा साथ नहीं दोगे। मैंने कर दिया आपका। उर्मिला भार्गव का दर्द यह बताने के लिए काफी है कि दिल्ली के छतरपुर के सरदार पटेल कोविड सेंटर का क्या हाल है। मेरा बेटा है दीपांशु भार्गव, तो मेरा बेटा परसों से एडमिट है। कोई अंदर कोई नहीं है फैसिलिटीज। यह तकलीफ केवल उर्मिला भार्गव की ही नहीं है। मोहन गार्डन के प्रशांत शर्मा भी परसों से यहाँ एडमिट हैं। बहन, पत्नी और बेटा सब परेशान हैं। सरदार पटेल कोविड सेंटर की
यह सबसे बड़ी दिक्कत है। दिल्ली सरकार और आईटीबीपी मिलकर चला रही है। 500 बेड का यह सेंटर सोमवार को खुला, पर अब तक करीब 250 बेड पर ही मरीजों का दाखिला हो पाया है। वजह बाकी बेडों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पाया है। ऊपर से यहाँ वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा तो है ही नहीं। ये अंदर ऐसा जी वेट करना पड़ रहा है, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत कोई डॉक्टर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा जैसे देखते हैं, क्योंकि आईसीयू के जो पेशेंट आते हैं उनके लिए आईसीयू नहीं बना रखा है यहाँ पे। वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, कई हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, कहीं मतलब डॉक्टर बात नहीं कर रहे। हॉस्पिटलों का तो बहुत ही गंदा हाल है। जिन मरीजों को कोरोना हुआ है वह बड़ी उम्मीद से यहाँ आते हैं और यहाँ आने पर कईयों को निराशा मिलती है। गेट पर कोई ढंग से बताने वाला नहीं है। कहा जाता है आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास होगा तभी दाखिला मिलेगा, या फिर पूछा जाता है आप दिल्ली के हो या नहीं। तो ये हाल है दिल्ली के छतरपुर में बने कोविड केयर सेंटर का। मरीज को या तो जगह नहीं मिल पा रही है या मिल रही है तो यहाँ के हालात को देखकर हैरान और मायूस हैं। ऐसा लग रहा है कि देश के बीमार लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था के चलते 2 महीने की बच्ची की जान चली गई। पहले कहा गया कि उसे कोरोना है, फिर बताया गया कि कोरोना नहीं है और फिर उसकी उम्र 20 साल बता दी गई। भिलाई के शांति नगर की रहने वाली 2 माह की बच्ची को 25 अप्रैल को बुखार आया। दुर्ग अस्पताल के डॉक्टरों ने पहले उसे कोरोना बताकर रायपुर भेज दिया। रायपुर के अस्पताल ने कोविड मरीज होने की बात कहकर कहीं और जाने की सलाह दी। 24 घंटे एम्बुलेंस में भटकने के बाद बच्ची की मौत हो गई और इसके बाद आया एक एसएमएस, रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन रिपोर्ट में बच्ची की उम्र 20 साल बताई गई। मेरी छोटी सी भांजी थी 2 महीने की। बुखार की वजह से हमने 25 तारीख को जिला अस्पताल दुर्ग में हमने उसको भर्ती कराया है, रात को 10-11 बजे के आसपास। उसे जब टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया। रात को 3 बजे हमें बोला गया कि बच्ची को अब वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे दुर्ग जिले में नहीं है, आप इसे मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए, वहाँ कोरोना का इलाज होगा। हमने गुहार लगाया कि कम से कम प्राइमरी स्टेज में उसको कुछ ट्रीटमेंट दे दीजिए जब तक आप लोग बेड चेक कर रहे हैं। बोले सर जब तक बेड खाली नहीं हो रहेगा तब तक हम कैसे एम्बुलेंस में दे दीजिए ट्रीटमेंट। 6 बजे के आसपास ने दम तोड़ दिया। जब उसकी पूरी काम क्रिया हो गई उसके बाद 3 बजे हमारे पास रिपोर्ट आती है, जो कि प्रशासन एसएमएस के द्वारा भेजता है हमें। उसमें रिपोर्ट आई है निगेटिव और उसमें एज बच्ची का 2 माह की नहीं ना करके उसे 20 साल का दिया गया है। अस्पताल अब मान रहा है कि इस मामले में चूक हुई है। जिसने जांच किया है उसने रेड पॉजिटिव ऐसा करके उस ट्रीटमेंट पर्ची में लिखा है। साथ में लिखा भी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका सांस में तकलीफ है और 60 से 90 के बीच उसका सैचुरेशन है। और बाद में जब उसका रिपोर्ट आईसीएमआर डाटा में देखा गया है तो उसमें भी उम्र का डिफरेंस 20 साल लिख रहा है और उसको निगेटिव शो कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा। परिवार ने दुर्ग के अस्पताल के खिलाफ शिकायत कराई है। पुलिस दलील दे रही है कि शिकायत में किसी का नाम नहीं है। एक बच्ची जो जिला अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था, 2 माह की बच्ची थी और उन्होंने लिखित आवेदन पेश किया है कि वो अस्पताल की लापरवाही से उसकी डेथ हुई है। इस संबंध में हमने आवेदन प्राप्त किया है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात हम उसको गहराई से उसकी जांच करेंगे। यदि उनके खिलाफ यदि लापरवाही का कोई सबूत हमको मिलता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। अगर किसी के लापरवाही की वजह से हुआ होगा तो डेफिनेटली इसमें जांच करेंगे और ऑलरेडी इसमें सीएमएचओ ने जांच के आदेश दे चुके हैं, तो जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई। सिस्टम की लचर व्यवस्था की वजह से 2 माह की बच्ची को जान गंवाना पड़ गया। ना वेंटिलेटर मिला, ना सही ढंग से इलाज हो पाया। परिजन इलाज के लिए दर दर भटकते रहे, डॉक्टरों से मिन्नतें की मगर किसी ने एक ना सुनी। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक बार फिर से आपका स्वागत है बड़ी खबर में। अब हम दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें जो कि बेहद रूप से दुखी कर देने वाली तस्वीरें हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर।
कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, अभी कुछ वक्त में हम तस्वीर दिखाएंगे। ये यूपी के जौनपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपनी पत्नी को, एक बुजुर्ग अपनी पत्नी का शव साइकिल पर ले जा रहा है और ले जाना पड़ रहा है। कमाल, ये कब हुआ, कहां हुआ, इस पर, इस बेबसी पर प्रशासन ने कुछ बोला भी या यहां पर भी मुकदमा फाइल करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, दरअसल ऐसा है कि ये बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। आप इनकी सफेद दाढ़ी देखिए। इनका नाम तिलकधारी सिंह है और ये जौनपुर के अंबरपुर गांव के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी जो हैं वो बीमार हो गई तो सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। उनको कोविड हो गया था, वहां पे उनकी मौत हो गई। सरकारी एम्बुलेंस इनकी पत्नी के शव को इनके गांव में लाके इनके घर पहुंचा गया, लेकिन गांव वालों ने विरोध किया कि इन्हें कोविड हो गया था तो हम गांव में अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। थक हार के ये बुजुर्ग जो तिलकधारी सिंह, इन्होंने सोचा कि पत्नी के शव को नदी में प्रवाहित कर दें, लेकिन कोई कंधा देने के लिए गांव में नहीं आया क्योंकि इनको कोरोना हो गया था। कोई उनको पकड़ने वो नहीं आया, तो ये पत्नी के शव को साइकिल पे रख के ले जा रहे थे नदी में प्रवाहित करने के लिए। किसी पुलिस वाले की नजर पड़ गई, उसने इलाके के सीओ को जानकारी दी। फिर सीओ ने फौरन वहां पहुंच के इनके लिए कफन का इंतजाम कराया। कोई एक इलाके का कोई मुस्लिम युवक था, वो लोग कुछ सेवा काम करते हैं, उनको वो बुला के लाए और कुछ और नौजवान जुटे और फिर इनकी पत्नी का वहां पे अंतिम संस्कार कराया गया। जी कमाल, ये जो आपने पूरा बताया, इससे एक चीज जरूर स्पष्ट होती है कि लोग चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपने क्या पाया है इसमें? क्या ऐसी स्थिति थी या बस लोग तिलकधारी सिंह को अपने हाल पर छोड़ दिए? नहीं, देखिए, शायद आम वक्त में तो ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी के मिट्टी में न शामिल हो। तमाम हमने देखा है कि शव गुजरते हैं। पहले तो ये होता ही था, पता नहीं अब शायद नए जमाने में ना होता हो, लेकिन हमें अपने बचपन में याद है कि हमारे घर के सामने से जितनी मिट्टी गुजरती थी तो हमारे मोहल्ले के बच्चे और हम लोग सिर पे हाथ रख लेते थे वो मिट्टी को सम्मान देने के लिए। अब तो गाड़ियों में जाने लगा है शव, तो शायद ये खत्म हो गया है, लेकिन शव को सम्मान देने की तो हमेशा से परंपरा रही है। ऐसा नहीं होता है। हमें लगता है कि शायद ये कोविड के खौफ की वजह से गांव के लोग ऐसा उन्होंने किया होगा। उनको लगा होगा कि अगर यहाँ पे अंतिम संस्कार करेंगे तो धुआं उठेगा, उसका वायरस फैलेगा, दूसरे लोगों को कोविड हो जाएगा। कि गांव में अभी कोरोना के मामले कम हैं, हो सकता है कि इस वजह से ऐसा हुआ हो। जी कमाल खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये बीमारी कैसे कैसे दिन लोगों को दिखा रही है, उसका ये दृश्य आपके सामने है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।